ओके, तो हम लोग इकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं और इकोलॉजी के इन 4 चैप्टर में से हमारा एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टर्म इकोलॉजी से। इकोलॉजी टर्म के बारे में सबसे पहले रीटर ने बताया था। रीटर ने यह शब्द प्रपोज किया था। रीटर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यह शब्द प्रपोज किया था, लेकिन इसे डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हैकेल। कई बार क्वेश्चन इन दोनों साइंटिस्ट के बीच में आता है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़े तो आप इसे हैकेल चूज करिएगा। इकोलॉजी टर्म गिवन एंड डिस्क्राइब बाय हैकेल। एंड व्हाट इज द इकोलॉजी? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। व्हाट इज द इकोलॉजी? इकोलॉजी कई बार बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि कुछ एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, लेकिन और वो एनवायरमेंटल साइंस को इकोलॉजी समझ बैठते हैं, लेकिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। तो आप ये शब्द याद रखिए, इंटरैक्शंस, इसे मत भूलिएगा। सो वी कैन से द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस। एंड इंटरैक्शंस किनके बीच में? दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन है। यू नो दैट हम लोगों के पास ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म के साथ है और ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ है। तो हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है जो आप मेरे साथ प्लीज दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सो इकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस। यू नो दैट आपको ये डेफिनेशन बहुत कायदे से समझनी चाहिए। इकोलॉजी इज नॉट द एनवायरमेंटल साइंस, बट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस, interaction among the organism, between organism and it is the study of interaction between organism and environment. So basically इकोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने की जरूरत है, जो मैंने आपको पहले भी कभी पढ़ाई थी। अगर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल से अपनी स्टडी को स्टार्ट करें तो वी ऑल नो दैट मैक्रो मॉलिक्यूल विल गिव राइज टू सेल्स। सेल्स से हमें मिल जाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से हमें मिलते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आगे चलकर कंपोज करते हैं फुल ऑर्गेनिज्म को। एंड नाउ ऑर्गेनिज्म मिलकर के बनाते हैं पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन से बनती हैं कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से बनते हैं बायोम्स एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। और अगर इसके आगे हम लोग चलेंगे तो the large global unit will be the biosphere. So we can say if we start from the macromolecule will give the cell will give the tissue, organ system, organism, population, community, ecosystem and biome. And see here in definition of ecology की definition में क्या main बात है? It is the study of interaction between organism and environment. So at least ecology के लिए हमें क्या जरूरी है? organism. So we can say ecology study करने के लिए 4 level of organization ही काम की हैं, बाकी level of organization काम की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ecology समझने के लिए minimum requirement है organism. So we can start ecology from the organism, population, community, ecosystem and biomes. And you know that our chapter is organism and population. So here we are going to study the organism and population. Out of 4 जो कॉम्प्लेक्स आपके स्टेजेस हैं, इनमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम में 2 हमारे इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में 2 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 इज ऑर्गेनिज्म, अनदर वन इज नोन एज पॉपुलेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म। कट करिए। So as we know, the ecology is the interaction between the organism and environment.
Here we are going to study about the interactions with the organism and environment. So how can we deal with the interactions? कैसे डील कर सकते हैं हम लोग इंटरेक्शंस को? सो एनसीईआरटी में इन इंटरेक्शंस को डील करने के लिए आपको पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडीज कराई गई हैं. अभी अभी मैंने उनको आपको बताया था कि कैसे सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, और कैसे 4 लेवल हमारे लिए इकोलॉजी की जरूरत है. इन इंटरेक्शंस को समझने के लिए वो आपसे कहते हैं कि यू पुट 2 क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको पुट करने हैं कभी पर भी इंटरेक्शंस को समझने के लिए. ऐसा एनसीईआरटी बोलती है. पहला तो आप वहां पर क्वेश्चन करेंगे व्हाई. किसी भी इवेंट के सामने कोई भी इवेंट अगर चल रहा है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई, ये क्यों हो रहा है. और दूसरा, आप वहां पर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज हाउ. ये इवेंट हुआ तो कैसे हुआ. सो ये 2 चीजें व्हाई एंड हाउ आपको इंटरेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देंगी. जैसे कि एक छोटी सी इन्वायरमेंटल या फिर छोटी सी हमारे इकोसिस्टम में या छोटी सी हमारी इकोलॉजी में एक छोटा सा प्रोसेस है. इस प्रोसेस में उन्होंने बुलबुल सिंगिंग के बारे में आपसे आइडिया पूछा है कि देयर इज अ बुलबुल सिंगिंग. अब इस बुलबुल सिंगिंग में आप इंटरेक्शंस कैसे निकाल सकते हैं? तो द सेम आंसर कि आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ एंड व्हाई. पहला क्वेश्चन जो होगा व्हाई, ये आपको बताएगा कारण, क्यों हो रहा है, यानी कि सिग्निफिकेंस. ये आपको सिग्निफिकेंस के बारे में आइडिया दे देगा. एंड दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब जब आप देंगे तो आपको ये मैकेनिज्म के बारे में बता देगा. सो अगर आपसे पूछा जाए कि बुलबुल सिंगिंग की व्हाई और हाउ को कैसे आंसर करेंगे, तो व्हाई बुलबुल सिंगिंग क्यों हो रही है? इसके 2 कारण हैं. पहला कारण तो यह है कि बुलबुल सिंगिंग का सिग्निफिकेंस है एट अलार्म कॉल, एट द टाइम ऑफ फोरेजिंग. जिस समय पर बुलबुल या उनके पक्षी, बाकी पक्षी मिलकर के फोरेजिंग कर रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, तो उस समय पर प्रेडेटर से बचने के लिए एक बुलबुल दूसरे बुलबुल को या बाकी झुंड को, पूरे हर्ड को, पूरे को अलार्म करती है और सिंग करती है. दूसरा, इसका जो मेन कारण है, इट इज मेट कॉलिंग. एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन मेल फीमेल या फीमेल मेल को कॉल करते हैं, दैट इज नोन एज मेट कॉलिंग. और इस मेट कॉलिंग के लिए बुलबुल सिंगिंग हो रही है. तो हमें सिग्निफिकेंस मिल जाता है. दूसरा, हाउ, ये कैसे हो रहा है. कैसे होने का जवाब है इनके वॉइस बॉक्स में. वैसे तो ह्यूमन बीइंग में या मैमल में जो वॉइस बॉक्स होता है उसे बोलते हैं लैरिंग्स, लेकिन बर्ड्स के केस में इस वॉइस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सीरिंग्स. ये जो सीरिंग्स है, इसमें वाइब्रेटिंग बोन्स पाई जाती हैं. सीरिंग्स में जो वाइब्रेटिंग बोन्स पाई जाती हैं, इन वाइब्रेटिंग बोन्स के वाइब्रेशंस की वजह से साउंड बेटा प्रोड्यूस होती है. आप ये खुद एज्यूम कर सकते हैं कि जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं, आप कभी भी आवाज नहीं निकाल सकते. आप कोशिश करिए, आप जब भी एक्सपायरेशन, एयर बाहर छोड़ेंगे तभी आपको आवाज निकलेगी. ठीक ऐसा ही बर्ड्स के साथ होता है. उनके सीरिंग्स में वाइब्रेटिंग बोन्स होती हैं. वाइब्रेटिंग बोन के दौरान जब वो एयर को एक्सपेल करते हैं, बाहर करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस वाइब्रेशन के दौरान उस एयर के एक्सपायरेशन के दौरान बोन वाइब्रेट होती है. और ठीक वैसे वाइब्रेट होती है जैसे गिटार के तार. अगर आप गिटार के तार को प्लग करिए तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी. ऐसे ही बेटा वाइब्रेटिंग बोन्स जब भी वाइब्रेट होती हैं, यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है. और यही वो साउंड है जिसको हम लोग सिंगिंग के बारे में जानते हैं. ठीक ऐसी ही वॉइस जब हम लोग मैमल के केसेस में बात करते हैं या ह्यूमन के केसेस में बात करते हैं, तो मैमल्स के केस में इस वॉइस बॉक्स का नाम है लैरिंग्स. और लैरिंग्स में जैसे वहां वाइब्रेटिंग बोन्स हैं, लैरिंग्स में यहां पर बेटा वोकल कॉर्ड्स हैं. जैसे हम वोकल कॉर्ड्स को यूज करके आवाज निकालते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आवाज निकले ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, तो आवाज निकलने के बाद सिलेबल, शब्द उसको टंग देती है, लेकिन आवाज निकलती है लैरिंग से. सो बिकॉज हम लोग इस पे डीप पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. फिलहाल हमें ये बताना रखाना है कि इंटरेक्शंस पढ़ने के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने हैं. जल्दी रैपअप करते हैं. 2 क्वेश्चन, एक व्हाई और एक हाउ. व्हाई हमको जवाब देगा सिग्निफिकेंस का, क्यों हो रहा है प्रोसेस, और हाउ हमें जवाब देगा मैकेनिज्म का कि कैसे हो रहा है प्रोसेस. और उन्होंने आपको, यानी कि एनसीईआरटी ने आपको एक छोटी से प्रोसेस दैट इज नोन एज बुलबुल सिंगिंग से इस बात को एक्सप्लेन किया है. 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने आपके साथ लिए छोड़े हैं. पहला क्वेश्चन ये छोड़ा है कि वाई का एक क्वेश्चन छोड़ा है, वाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर नाइट ब्लूमिंग, जो रात में खिलने वाले फ्लावर हैं, ये वाइट क्यों होते हैं.
आप इसका जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा, आप समझ पाएंगे। देखिए, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर को अट्रैक्ट करना है पॉलिनेटर्स को, और पॉलिनेटर्स अगर रात में कुछ देखेंगे तो कलरफुल चीजें दिख नहीं पाएंगे, इसलिए व्हाइट कलर जो होता है वो विजिबल होता है नाइट में, इसलिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर कलरफुल नहीं होते बल्कि व्हाइट कलर होते हैं। ठीक इसी तरीके से उन्होंने पूछा है कि कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, कैक्टस में इतने स्पाइंस क्यों होते हैं। इसका जवाब भी वही है, कैक्टस एक ज़ेरोफिटिक प्लांट है, और ज़ेरोफिटिक प्लांट को पानी की कमी में रहना है, और अगर इस पानी की कमी में रहते वक्त उसे पानी को बचाना है तो पत्तियों से इसे ट्रांसपायरेशन कम करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी पत्तियों को स्पाइंस में तब्दील कर देते हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि कैसे चिक्स को, कैसे मुर्गी के बच्चों को ये समझ में आता है कि उनकी मदर कौन सा है। तो इसको पता लगाने के लिए उनके पास एक छोटा सा जवाब है, स्पेशल स्मेल और फीदर पैटर्न। माँ के फेदर का कुछ पैटर्न होता है, उस पैटर्न को देख करके बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि मधुमक्खी कैसे पता लगाती है कि कहाँ पर नेक्टर है, कहाँ पर नेक्टर नहीं है। पहली बात तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेग्रेंस और कलर से। दूसरा, उनके पास एक कीमो रिसेप्टर होता है माउस से, जिसे टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि कहाँ पर, किस जगह पर पॉलन के साथ नेक्टर मिलेगा और कहां पर नहीं मिलेगा। इन्हीं सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इकोलॉजी में इंटरेक्शन मायने रखते हैं, और इंटरेक्शन भी दो जगह, एक तो इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट और दूसरा इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिज्म। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो हियर इज द first interaction, and the first interaction is the organism and its environment. एक चीज आपको समझनी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, इट इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं रहता, ये वेरिएबल है। और इस वेरिएबल होने की वजह से इस वेरिएबल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म बड़ा स्ट्रगल करता है। वेरिएबल होने के भी अपने कारण है और उसके स्ट्रगल और उसके फिटनेस के भी अपने तरीके हैं। तो पहले तो हम इसके वेरिएबल होने के कारण समझते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहां पर वेरी कर रही हैं दो चीजें, एक तो वेरी कर रहा है टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा तेजी से वेरी कर रहा है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को हम लोग बोलते हैं स्नोफॉल और रेनफॉल की तरीके से, यानी पानी कितना बरस रहा है और या फिर स्नोफॉल कितनी हो रही है। तो वाई एनवायरमेंट सो मच वेरिएबल इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन? इसके पीछे का मुख्य कारण हमारे बचपन में पढ़ी गई कुछ भूगोल की किताबों में है। यू नो दैट जब कभी भी हम अर्थ की ऑर्बिट के बारे में आइडिया लेते हैं तो इट इज समआउट एलिप्टिकल। एलिप्स वो जगह होती है जो दो सर्कल से बनी हुई जगह। यू नो दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकस होते हैं। आप किसी भी एलिप्टिकल ऑर्बिट को देखेंगे तो वो दो फोकस के साथ होगा, या मैं बोल सकता हूं कि ये दो सर्कल से बना हुआ स्ट्रक्चर है और दोनों सर्कल के अपने सेंटर यहां पर दो फोकाई बनाते हैं। इनमें से एक फोकस पर हमारे सिस्टम का, सोलर सिस्टम का स्टार दैट इज सन, सन है यहां पर, और इस सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों को समझना जरूरी है। पहली बात, ये जो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पहली बात। दूसरा, अर्थ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है और अर्थ चारों तरफ, इस सन के चारों तरफ चारों तरफ रिवोल्ट हो रही है। यू नो दैट, आपने इन्हें पढ़ा होगा रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के नाम से। खैर, जिस समय पर अर्थ इस फोकस के पास से गुजर रही होती है तो डिस्टेंस ऑफ द सन एंड अर्थ इज लेस, और जब ये अर्थ घूमते घूमते इस पोजीशन पे पहुंचती है, इन पोजीशन पर पहुंचने पर, यानी दूसरे फोकाई की पोजीशन पे पहुंचती है, तो यहां पर डिस्टेंस वेरी कर जाती है। जब दोनों जगह पर डिस्टेंस वेरी कर गई तो आप सोच कर देखिए, यहां से आने वाली सनलाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहां पर पहुंचने वाली सनलाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा। तो याद रखिएगा, यहां पर जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, आपको मालूम चल जाएगा यहां पर समर्स चल रही होंगी, समर, और ये जब वो काफी दूरी पर होगा, दूसरे फोकाई पर चल रहा होगा, तो विंटर चल रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि समर और विंटर का कारण रोटेशन नहीं है बल्कि रिवॉल्यूशन है। अपनी एक्सिस पर घूमने से दिन और रात होते हैं, लेकिन चारों तरफ पूरी की पूरी ऑर्बिट में घूमने पर हमें मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं।
तो आप इन सब चीजों को रटने की बजाय इस तरीके से समझिए कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज नोन एज रोटेशन, रोटेशन का मतलब अपनी एक्सिस पर घूमना, और दूसरा है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब है ऑर्बिट पर घूमना। इन रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से दो चीजों में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। वन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट एंड दूसरा ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। आप इंटेंसिटी को तो अच्छी तरीके से समझ गए कि इंटेंसिटी सर वेरी कर रही है, जब अर्थ पास में है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, जब अर्थ दूर पे है तो इंटेंसिटी कम है। लेकिन ड्यूरेशन का क्या मतलब है, आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए कि सर्दियों में दिन छोटे हैं कि बड़े, आपको पता चलेगा सर्दियों में दिन छोटे रातें बड़ी, और गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी। इसका मतलब सनलाइट ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कब रहती है, गर्मियों में, और कम ड्यूरेशन के लिए कब रहेगी, सर्दियों में। इसलिए सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, यानी टेम्परेचर कम होता है, और गर्मियों में भी टेम्परेचर वेरी करता है टू आवर हायर साइड। ठीक इस सब चीज को पढ़ाने के पीछे मैं आपको बता दूं, यहां दो ही चीजें मुख्य बातें हैं। नंबर वन इज टेम्परेचर, नंबर टू इज प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर वेरी करने की वजह से और प्रेसिपिटेशन वेरी करने की वजह से नो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, और इन क्लाइमेट चेंजेस आने की वजह से वेदर क्रिएट होते हैं। अब आपको खुद सीखना पड़ेगा, अगर वेदर क्रिएट होंगे तो इन वेदर के हिसाब से किसी भी लोकेशन पर, किसी भी सॉइल पर प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगी। याद रखिएगा ये शब्द, प्रोडक्टिविटी, पैदावार मेंटेन होगी, और जैसी प्रोडक्टिविटी होगी वैसी फ्लोरा होगी, और जैसी फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वनस्पति, जिस प्रकार की वनस्पति होगी ठीक वैसी ही फौना होगी। फौना मतलब वहां पर रहने वाले एनिमल, और किसी भी जगह की फ्लोरा और फौना उस जगह के बायोम को क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी, बायोम्स। तो आप समझ सकते हैं बायोम्स बनने के पीछे का कारण इट इज द वेरिएबल एनवायरनमेंट। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, मैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के वेरिएबल होने का कारण बताता हूं। इन्वायरमेंट वेरिएबल दो बातों पर है, वन इज नोन एज टेम्परेचर, अनदर वन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वेरी करने का कारण है अर्थ की अपनी गतियां, अपने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन के दौरान दो चीजें वेरी करती हैं, नंबर वन इज इंटेंसिटी, अनदर वन इज ड्यूरेशन। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बदलने से टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन बदलता है, क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, वेदर बनता है, और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर पानी ज्यादा बरस रहा है या धूप ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, और अगर पैदावार ज्यादा होगी तो वहां की फ्लोरा, वनस्पति अलग होगी, और जैसी फ्लोरा होगी वैसे वहां के जानवर होंगे, और कहीं के भी फ्लोरा और फौना मिलकर के क्या क्रिएट करेंगे, बायोम्स। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी लोकेशन पे बायोम्स बनने का कारण एनवायरमेंट का वेरिएबल होना ही है। गॉट इट? So as we got, हमें पता चल चुका है कि बायोम बनने का कारण प्रेसिपिटेशन और वहां का टेम्परेचर है। सो यू नो दैट कुल मिलाकर मेजर बायोम्स में एनसीईआरटी ये बोलती है कि टोटल हमारे पास बड़े बड़े 6 बायोम्स हैं। इनमें से जो सबसे पहला बायोम है जिसके बारे में वो बताते हैं, दैट इज नोन एज डेजर्ट, रेगिस्तान। दूसरे बायोम्स है जिन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रासलैंड्स, ये घास के मैदान है, बड़े बड़े घास के मैदान। एज यू नो कि अभी हमें पता चला कि बायोम्स बनने का कारण दो है, एक टेम्परेचर में डिफरेंसेस और दूसरा प्रेसिपिटेशन में डिफरेंसेस। और कुल मिलाकर के 6 मेजर, जो हमें एनसीईआरटी बताती है, 6 मेजर बायोम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उनमें से एक बायोम का नाम है डेजर्ट, दूसरा ग्रासलैंड, तीसरे बायोम को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से समझ सकते हैं। इट इज नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहां पर साल भर पानी बरसता है, ट्रॉपिक रीजन के। दूसरे हमारे पास हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। तीसरे तरीके के फॉरेस्ट हैं जिनको हम लोग टैगा के नाम से जानते हैं, टैगा। दे आर नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और इसके अलावा लास्ट बायोम है जो जहां पर आइस डिपॉजिट रहती है, वहां पर होने वाले बायोम, इनको हम लोग बोलते हैं टुंड्रा। और टुंड्रा दो प्रकार के हैं, आर्कटिक एंड एल्पाइन। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। डेजर्ट और ग्रासलैंड तो बड़े ऑब्वियस है, आपको समझ में आ जाएगा घास के मैदान और डेजर्ट क्या है। लेकिन ये 4 बायोम को समझने के लिए
हमें अर्थ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमें मालूम है अर्थ पे दो पोल हैं, एक पोल का नाम है नॉर्थ पोल और एक का नाम है साउथ पोल, और इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है इक्वेटर। सो इक्वेटर के पास के आसपास दोनों तरफ लगभग 20 डिग्री एल्टीट्यूड चलने पर जो एरिया आता है, दिस एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया के 20 डिग्री दोनों तरफ चलने पर हमें मिलेगा सब ट्रॉपिकल एरिया। सो आपको याद रखना पड़ेगा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट हैं इनका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बड़ा ऑब्वियस है, अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि सनलाइट यहां पर परपेंडिकुलर है, अगर सनलाइट परपेंडिकुलर है तो वर्ष भर यहां पर गर्मी रहेगी, अगर वर्ष भर गर्मी रहेगी तो वर्ष भर इवेपोरेशन चलेंगे, और वर्ष भर इवेपोरेशन चलेंगे तो बादल बनेंगे, साल भर बादल बनेंगे तो वो कंडेंस होकर के बारिश करेंगे। तो साल भर बारिश होने वाला जगह है ये ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक। इनमें से मेनली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिक तो फिर भी कम है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बारिश। सब ट्रॉपिक के ऊपर जब आप 20 डिग्री लैटिट्यूड पहुंचेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा टेम्परेट रीजन। इस टेम्परेट रीजन में दोनों तरफ, वेदर इट इज नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट का नाम है टेम्परेट फॉरेस्ट। और इसके बाद आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये पोलर एरिया है, नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया। पोलर एरिया के सब नीचे वाला, इसका नीचे वाला एरिया इट इज नोन एज सब पोलर एरिया। इन सब पोलर एरिया में ही पाए जाते हैं आपके टैगा और द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इन्हें हम लोग कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बोलते हैं। अब बचती है ये एरिया जो है नॉर्थ और साउथ की। ये नॉर्थ और साउथ की जो एरिया है, यहाँ पर साल भर आइस डिपॉजिट रहती है, यहाँ पर इक्का दुक्का झाड़ियों जैसे वनस्पति पाई जाती है। इसी वनस्पति का नाम है टुंड्रा। और ये टुंड्रा दो प्रकार की, नॉर्थ की तरफ की हम लोग आर्कटिक बोलते हैं और साउथ की तरफ की हम लोग एल्पाइन बोलते हैं। तो वी कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ द टुंड्रा, एक आर्कटिक टुंड्रा और दूसरी एल्पाइन टुंड्रा। और कुल मिलाकर के ये टोटल 6 बायोम आपके सामने होने चाहिए। इनके नाम आप लर्न कर लीजिए, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टैगा एंड टुंड्रा। और इनमें भी आपको जो याद रखना है वो ग्रासलैंड के बारे में याद करना है, जिसमें एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। ग्रासलैंड मेनली दो प्रकार के हैं। एक वो ग्रासलैंड जिन्हें हम लोग बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट रीजन के ग्रासलैंड हैं। इनके नाम हैं जो आपको आसानी से पता चल जाएंगे या मैं बता दूंगा। और दूसरे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, याद रखना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ही हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। ये वो सवाना के नाम से इनसे क्वेश्चन बनता है। सवाना आर द ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड ट्री। ये ऐसे ग्रासलैंड हैं, ऐसे घास के मैदान हैं जिनमें स्कैटर्ड ट्री पाए जाते हैं, इधर उधर थोड़े थोड़े ट्रीज भी पाए जाते हैं। तो इस पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के क्वेश्चन बन सकते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड के बन सकते हैं। कुछ नाम आपने सुने होंगे, पंपास, प्रेरीज या वेल्ड्स, ये सब ग्रासलैंड के ही नाम है। खैर हमारी एनसीईआरटी ज्यादा अलाउ नहीं करती, तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। बस एक बार रिवीजन के साथ, दैट इज डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, टैगा और टुंड्रा। और एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन 6 के 6 बायोम जो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए हैं, इनके पीछे का कारण केवल दो ही है, या तो टेम्परेचर जो इनको मेंटेन कर रहा है, और या तो बेटा प्रेसिपिटेशन। आप बार बार पूछेंगे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, यू नो दैट प्रेसिपिटेशन इज स्नोफॉल और द रेनफॉल, एंड टेम्परेचर में डिफरेंस। और इनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं इसके तुरंत बाद आपको पढ़ाता हूं कि कैसे मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर जोन और अलग अलग प्रकार के प्रेसिपिटेशन जोन में ये बायोम क्रिएट करके देता है। सो एज वी नो, बायोम्स जिनके लिए दो मेन बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक मीन एनुअल टेम्परेचर और एक मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस बोर्ड में इन डायग्राम को देखने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 220 और डायग्राम नंबर 13.1 को रिफर करें, क्योंकि वहां पर ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से आपको विजिबल होंगे। तो एनसीईआरटी को आप सामने रख करके देखने की कोशिश करिए कि वहां पर दो एक्सिस ली गई हैं, एक आपके सामने वाई एक्सिस है, दूसरी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश या फिर स्नोफॉल के बारे में बताया गया है, जो कि मिलीमीटर्स में है,
और यहां पर टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में है। इस बेसिस पर आपको कुछ डायग्राम दिए गए, कुछ ग्राफ दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट बायोम के ग्राफ दिए गए। सो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे इन्हें पढ़ा कैसे जाए। तो मैं कहूंगा आप इस डायग्राम को एक बार देखिए और देखने के बाद एक इनलिस्ट बनाइए, एक लिस्ट करिए और लिस्ट में वही नाम लिखिए एक बार फिर से। सो सबसे पहले मैं डिनोट कर रहा हूं डी से डेजर्ट, दूसरा है जी से ग्रासलैंड, तीसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर इसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट और फिर आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे वेजिटेशन बनती है, उनके टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा। सो आपके सामने एक चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है जिसमें आपको मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन के कुछ डेटा मिल जाने चाहिए जो कि इस डायग्राम से रिलेटेड हो। सो एज वी नो द डायग्राम में जो डेजर्ट का टेम्परेचर है, डेजर्ट का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप लोग देखेंगे, मीन एनुअल टेम्परेचर इट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आपको डाटा यहां से देखने को मिलेगा। यस, हमारे साथ हेल्पिंग में हमारे साथ सर हैं जो ये टेम्परेचर आपको बताते जाएंगे। यस, तो डिजर्ट का 5 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद आपको आता है ग्रासलैंड का टेम्परेचर, इट इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड समहाउ इन डायग्राम। जो डायग्राम देखेंगे उससे पता चलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यहां पर देखने की जरूरत है कि यहां से एक क्वेश्चन बना है, सबसे ज्यादा एनुअल वेरिएशन यानी सबसे कम एनुअल वेरिएशन, माफ करिएगा, सबसे कम एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है। यानी यहां साल भर गर्मी और साल भर बारिश होती है। तो आपको यह ध्यान रहे यहां टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है। सो आपके सामने डेजर्ट है 5 से 23, 2 से 26 और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है 20 से 25 डिग्री। इसी तरह टेम्परेट फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर इट इज अबाउट 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये अपने डायग्राम से, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है उनसे देखकर देख सकते हैं। नाउ द कोनीफेरस फॉरेस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 13, मैं इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलता हूं, आप इसे इनलिस्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा इट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहां पर पॉजिटिव टेम्परेचर बहुत कम जाता है। इट इज -2, यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट में भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड है और आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा में भी बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां पर हमारी हेल्प के लिए सर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे इनलिस्ट किया है, जो मैंने पहले से डाटा बना के रखे हुए हैं। तो एक बार डेजर्ट का आप लोग लर्न करेंगे 5 to 23 डिग्री, 2 to 26 डिग्री, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, रादर इट 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैंने इसको लमसम 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना। अब आपसे मैं कहूंगा कि आप इस डाटा को कैसे लर्न करेंगे। जैसे 23 डिग्री ऐसे 25 कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये मीन टेम्परेचर है, रियल टेम्परेचर नहीं है। मीन टेम्परेचर में थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड आप वेरी कर सकते हैं। तो आप अगर इसे लर्न करना चाहें तो 5 से 25 कर सकते हैं, 2 से 25 कर सकते हैं, क्योंकि 26 और 25 लगभग इक्विवेलेंट है, 20 से 25 कर सकते हैं, 8 से 25 कर सकते हैं। तो आपको दूसरे एंड पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिलते जाएंगे। और इस तरीके से 8 डिग्री से 8, शायद ये डाटा में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, आई थिंक 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पहले से ही डाटा दिया गया है 25 डिग्री से, एंड -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है एनुअल टेम्परेचर जो मैंने इस डायग्राम से लिए हैं, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 220 का है। और आप इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो यहां से पूछा जाएगा। इसके बाद आता है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। यस, अगर मैं बारिश की बात करूं इट इज 10 to 50 मिलीमीटर। ये है मिलीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, आप इसको याद रखिएगा। बारिश को वैसे मिलीमीटर में नापते हैं, लेकिन डायग्राम में जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, 10 से 50 सेंटीमीटर पे। और लगभग ग्रासलैंड का, यानी अगर डेजर्ट में थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए, डेजर्ट में कम बारिश होती है, कम पानी बरसता है, उससे थोड़ा ज्यादा पानी बरस जाए तो ग्रासलैंड पैदा हो जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा इट इज अबाउट 40 या 40 to 90 सेंटीमीटर,
ये प्रेसिपिटेशन है जो आपको ग्रासलैंड में मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्रेसिपिटेशन इट इज 150 टू 430, आप इसको 150 टू 450 तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, फिर से एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वर्ष भर टेम्परेचर एक जैसा रहता है, वेरिएशन बहुत कम है, यानी वर्ष भर गर्मी है। दूसरा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होते हैं, और जो लगभग 150 से 450 सेंटीमीटर के हैं। अब आपको कैसे लर्न करना है ये आप देखते जाइए। ग्रासलैंड में बारिश डेजर्ट के अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है, तो अगर यहां 10 से 50 है तो यहां 40 से 90। सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसका लगभग आधा कर दीजिए, लगभग आधा। अगर लगभग आधा करेंगे तो 150 का आधा आएगा 75, जिसको आप 70 सेंटीमीटर से, और 450 का लगभग 220 के आसपास आएगा, आप इसे 220 सेंटीमीटर तक लेके जाइए, और ये वो एरिया है, ये प्रेसिपिटेशन का तरीका है, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट का। नाउ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिनका प्रेसिपिटेशन है 50 से 250 सेंटीमीटर के आसपास का, और याद रखिएगा आपको इससे भी आधा यानी कि 25 और लगभग 125 सेंटीमीटर, ये प्रेसिपिटेशन जो है वो है ट्रॉपिकल, सॉरी इट इज आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा का। एक बात और याद रखने वाली बात है कि जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है ये अकेली ऐसी जगह है जहां पर रेनफॉल भी होता है और स्नोफॉल भी होता है। इसी वजह से जब आप आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा में जाते हो, यहां पर केवल स्नोफॉल है, रेनफॉल नहीं है। तो लर्न करने के लिए, केवल लर्न करने के लिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लर्न करने के लिए मैं 50 का आधा इधर 25 का लेता हूं, और 250 का आधा 125, और इधर 150 का आधा और इधर 450 का आधा। और यहां पर लर्न करने के लिए आपको सबसे बढ़िया ऑब्वियस बात है कि डेजर्ट में अगर थोड़ा पानी बढ़ा दिया जाए तो वो ग्रासलैंड में तब्दील हो जाएंगे। सो एक डाटा है जो आप इस डायग्राम के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। एंड थैंक यू। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर द आगे की जितनी भी बातें हैं हम लोग इकोलॉजी की पढ़ने के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड लक।